कि आपका जो मेन कंसंट्रेशन इस टाइम पे हो वो सिर्फ पढ़ाई हो, कोई दिक्कत इस समय पे कहीं और से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और जितना अगर आज आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो टारगेट लेके चलो कि कल मुझे 8:30 पढ़ना है, उसके नेक्स्ट डे 9 पढ़ना है। तो जितना आज के टाइम आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे हमको पुशअप करते हुए चलना है, ताकि जब हमारा एग्जाम का टाइम हो तो हम कम से कम 12 घंटे जो है वो 1 महीने पहले पढ़ रहे हो। और जो भी एग्जाम आप देते हो, जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, या जो भी आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हो, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है अपनी गलतियों को सुधार लो। आप अपनी गलतियां खुद से जो है असेस कर पाओ कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अपने वीक एरियाज जो है अब आप उनपे कॉन्सेंट्रेट करो। और सिर्फ इस 2 महीने की बात है, जो स्टूडेंट पहले बहुत अच्छे से पढ़ रहा था और उसने ये 2 महीने बहुत ढीले छोड़ दिए, उसकी भी सेम सिचुएशन है इस उस स्टूडेंट के बराबर जिसने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आपने जो पिछले साल, जब इस साल आपने पूरी मेहनत की है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट लेके आना चाहते हो तो ये 2 महीने आपको बहुत ध्यान से, एक एक सेकेंड जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो इस समय पे एक बार खुद को आप देखो कि कहीं पे कोई चीज गड़बड़ नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसको आपको रेक्टिफाई करना है। क्यों? क्योंकि ये टाइम आपके पास कभी भी वापस नहीं आने वाला है। ये समय जो अभी आपके पास है, बस वही जो है सबसे डिटरमाइनिंग टाइम है कि आपका आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा। आप जो एग्जाम दोगे इसके बेसिस पे आप अपना फ्यूचर जो है वो अपना फ्यूचर जो है खुद चूज कर सकते हो। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आगे आने वाला आपका कॉलेज कहाँ पे आपको पढ़ना है, आपको आगे जाके क्लिनिशियन बनना है, रिसर्चर बनना है, अकेडमिशियन बनना है। जैसे भी आपको अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करना है, केवल इस 2 महीने में ही डिसाइड होगा। तो इसीलिए जितनी बार हो सके, जहां भी आपको दिक्कत लग रही है उसको पूछना है। अगर कहीं पे कोई पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको उस चीज को खुद को देखना है कि कहाँ पे मैं दिक्कत कर रहा हूँ और कहाँ पे जो है मैं अपने आप को रेक्टिफाई कर सकता हूँ। अगर नहीं समझ आता तो जरूर इसके बारे में पूछना है, क्योंकि पूछोगे तभी उस चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और एक कमिटमेंट आपकी रोज सुबह होनी चाहिए कि आज का जो मेरा दिन है उसको मैं जितना एफिशिएंसी से बिताना चाहता हूँ उतनी एफिशिएंसी से मैं इसको बिताऊंगा। मैं कोई भी अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा हर टाइम, मेरा हर एक मिनट मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ। और इसका एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन क्या होता है कि जिस समय पे हम अपने आप को बहुत तपा रहे होते हैं, वो हमें क्या करता है, हमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। जब आगे हमें किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगी, कोई चीज हमें चैलेंजिंग लगेगी, तो हम अपना वो टाइम याद करेंगे कि जिस समय पे मेरे पास समय कम था, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, मैंने जो सपना देखा था वो मैंने अचीव किया। इसीलिए इस समय को आपको बहुत ध्यान से लेके चलना है। और ये बात जितनी बार होगा उतनी बार हम आपको बोलेंगे, क्योंकि कुछ चीजें अगर आपके दिमाग से स्लिप भी होती है तो वो वापस आके दिमाग में ठहरनी चाहिए। जितनी बार आप रिविजन करोगे उतनी बार वो आपके दिमाग में ठहरेंगी। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने फ्यूचर की अब आपके हाथ में ही है। और बहुत सिंपल है, बस पढ़ाई करनी है, मैग्नेट्स आपको ध्यान वापस देना नहीं है, किया आज। और जो भी आपको जो चीजें गाइड की जा रही हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, बस यही काम आपको करना है और कुछ एक्स्ट्रा करने को नहीं कह रहे हैं। इस समय पे लॉकडाउन का टाइम भी है, बहुत टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल रहा होगा। तो ये टाइम जो है ये आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है, इसको अच्छे से आप यूटिलाइज करो, है ना। और अपने हाथ में, आपके हाथ में आपका सब कुछ है। आपकी सक्सेस भी आपके ही हाथ में है, आपका फेलियर भी आपके हाथ में है। आप चूज करोगे कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है नेक्स्ट, अब मुझे क्या पूछना है, अभी रिवीजन साइकिल सब स्टूडेंट्स की चल रही है, तो अब इस रिवीजन साइकिल में आप कहाँ तक पहुंचे हो वो मुझे एक एक स्टूडेंट के बारे में अभी पूछना है कि अभी कहाँ तक आप पहुंच गए हो। रमनदीप आप बताओ मुझे। मैम मेरा शूट का निदान रह गया और थोड़े माइनर से रह गया एक बीच में से, मुझे आगे है और बाकी थोड़ा बहुत संस्कृत थोड़े थोड़े रह गए हैं। ठीक है, तो लगभग मुझे इस परसेंटेज में सब बताएंगे, है ना, कि इतना सिलेबस जो है मेरा इतनी परसेंटेज में कवर हो चुका है और बाकी जो बचा है वो मैं आगे 1 या 2 दिन में कवर कर लूंगा। तो मुझे परसेंटेज में फटाफट बताओ कितना परसेंटेज सिलेबस हो गया है। 70%। ठीक है, लगभग जितना आपने मुझे बताया दैट इज 75%। ओके, दैट्स फाइन। अब आओ वंदना, बताओ मुझे। हाँ वंदना बोलो, कितना परसेंटेज सिलेबस हो गया। 40 मैम। 40।
कितने दिन बचे हैं इस रिवीजन साइकिल में? 5 days। ठीक है, तो कल तक 70 हो जाएगा, कल या परसों तक? ओके मैम। पक्का? योगिंदर आप बताओ। हेलो ओके, एक हेलो योगिंदर है, एक योगेंद्र है ना, हेलो। योगेंद्र कुमार। हाँ जी मैम। हेलो हाँ सुनाई योगेंद्र दे रही? कुमार आप। हेलो। हाँ बताओ। हाँ हाँ मैम, मेरा में ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। क्या प्रॉब्लम आ मतलब रहा है एक उसमें? टॉपिक में आधे घंटे, आधा पौन घंटे, 1 घंटे भी लग जाता है। मतलब एक टॉपिक करने में या एक चैप्टर करने में, कैसे? हाँ, एक चैप्टर करने में मैम। अच्छा, तो आपका जैसे जो आपको टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो? हाँ, वो गड़बड़ हो जाता है मैम, अच्छा। टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता तो। जी। अच्छा, तो फिर एक और काम पहले करें। कुछ कुछ जैसे, हम्म जी, पहले जैसे कुछ कुछ लोधी के नोट से भी पढ़ा था, हम्म और आपका लेक्चर देखता हूँ तो उसमें भी फिर उसको बुक से भी पढ़ लेता हूँ, तो टाइम लग जाता है थोड़ा। अच्छा, चलो कोई नहीं। अभी देखो, अगर आपका फर्स्ट ये सेकंड रिवीजन है तो अभी टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा टाइम लो, बट आधा घंटा नहीं, कम से कम 20 मिनट्स, उससे ज्यादा तो नहीं लगाना है। तो उतने टाइम में कोशिश करो कि जितने चैप्टर्स हो रहे हैं उतने करो, और बाकी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट रिवीजन साइकिल के लिए टैग करके रखो। और उसमें भी देखो, जैसे कई बार होता है कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड टाइम ही रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है चरक जी सूत्र में भी जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, हमको पता है चरक सूत्र 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, चरक सूत्र 4 इज इंपॉर्टेंट, चरक तो सूत्र 13 इंपॉर्टेंट है, 17 इंपॉर्टेंट है, 25 26 इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करो पहले इनको फटाफट कवर कर लो। उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स में जहां पे आपको कंफ्यूजन होती है, हर एक जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारा दिमाग हमको बताता है कि ये चीज ऐसी है जो मैं बार बार भूलता हूँ। तो आप कोशिश करा करो जो चीजें आप बार बार भूलते हो उसको एक अलग से जो है एक पेपर लेके, जैसे कोई स्टिकी नोट वगैरह कुछ भी आप लेके उसको अलग से मार्क करके रखो कि ये चीजें जो है मैं बार बार भूलता हूँ, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करो तो पहले वही चीजें रिवाइज करो जो आप बार बार भूलोगे। जो आपको अच्छे से याद है उसको बस एक बार आपको रिवीजन करना है, आपको फिर से याद आ जाएगा। पर जिन चीजों में आपको जी प्रॉब्लम है, और वो हर किसी की अलग अलग होती है ना, पुरुषम पुरुषम वीक्षे वाला जो जी मैम। सिद्धांत है वो हर जगह एप्लीकेबल है। किसी की अलग अप्रोच है, किसी की अलग। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको यवागु डिफिकल्ट लगता है कि आपको महाकषाय डिफिकल्ट लगता है, आपको वेग धारण डिफिकल्ट लगता है या आपको जो है महाचतुष्पाद डिफिकल्ट लगता है। तो जहां पे भी आपको डिफिकल्टी लेवल ज्यादा लगता है उसको अलग से आप पिन करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में पहले उनको रिवाइज करो, उसके बाद आप रेगुलर चैप्टर्स पे जो है शिफ्ट करो। ठीक है, ऐसे करोगे तो पहली जी दूसरी बारी में आपको भले ही टाइम लगे, बट थर्ड रिवीजन पे आओगे, फोर्थ पे आओगे तो जो है आप अच्छे से उसको जल्दी कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, अब जी मुझे मैम। और जी मैम। स्वीटी बताओ। मैम 90% हो गया, बस मेरा सूत्र स्थान रहता है और रिसर्च संस्कृत छोटे छोटे सब्जेक्ट रह गए हैं। ठीक है, तो बाकी सूत्र स्थान किसका रहता है? इसमें सूत्र स्थान किसका रहता है, चरक या सुश्रुत? नहीं, सुश्रुत का मैम। और उसमें अच्छा। भी मैंने यंत्र शस्त्र अग्नि वो वाले कर लिए, जो बीच बीच वाले हैं वो रहते हैं, जो मेन पॉइंट है उसमें कर देते हैं। ठीक है ठीक है, चलो गुड। आभास मुझे बताओ। आभास बताओ। आपका आवाज नहीं आ रहा है, कोई नहीं, मुझे पूजा बताएगी अब। जी मैम। मैम मेरा सुश्रुत का चिकित्सा स्थान का कुछ चैप्टर रह गए और उत्तरा तंत्र का कुछ चैप्टर रह गए, और मॉडर्न सब्जेक्ट कुछ रह गए। अच्छा, तो कितना दिन में, एक दिन में कवर जी हो मैम। जाएगा ये तो सारा? हाँ जी मैम। ठीक है, गुड। अब मुझे कौन बताएगा? अच्छा, ये 46DE4032, ये सब लोग अपने ना नाम आप ठीक करो। ऐसे नाम सेट का नाम नहीं आना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स का नाम जो है वो इसमें डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, ध्रुवल बताओ। यस मैम, लास्ट रिवीजन में मेरा बहुत रह गया था मैडम। हम्म मतलब मैंने जैसे बताया था कि मुझे देर लग रही है, तो हम्म 50-60% ही सिलेबस हो पाया था, हम्म और मोस्टली अष्टांग हृदय ज्यादा रह गया था। जैसे चरक सुश्रुत तो मैंने बहुत बार किया है, इसलिए मतलब जो जो मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा था वो सब मैंने लास्ट रिवीजन में पढ़ लिया। तो हम्म अभी
इस रिवीजन साइकिल में हो जाएगा पूरा सिलेबस। ठीक है, गुड। मुझे अब बताएगा ये गैलेक्सी J4 कौन है? यस मैम। बच्चे नाम बताओ आपका, मैं रीनेम करती हूँ, बोलो। सुभद्रा। हम्म, सुभद्रा। हाँ सुभद्रा, बोलो। मैम ये सूत्रस्थान, चौरक का सूत्रस्थान और सुश्रुत का निदान हो रहा है, ज्यादा नहीं हो पा रहा है। ज्यादा नहीं हो पा रहा है? मतलब अभी लगभग कितना परसेंटेज हो गया होगा? 40%। 40%। चलो कल तक 60% एक्सपेक्ट करते हैं, हो जाएगा? शायद नहीं, पक्का? पक्का हाँ 60%? नहीं होता है तो देखो, जो आपको डिफिकल्टी लगती है, एक तो आप सब लोग ना पूछते नहीं हो कि कहाँ डिफिकल्टी लग रही है, किधर प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लगता है, उसको नोट करके रखो। और आपको पता है आपका कुछ टाइम में लेक्चर शेड्यूल होगा, तो उससे पहले जो आपको टेक्निकल नंबर दिया उस पर अपना क्वेरीज पोस्ट करके रख दो। अगर आज वो आंसर नहीं होती तो कल परसों में आंसर हो ही जाएंगी, कोई ना, मतलब उसको टेकअप कर लेंगे या फिर उसको लेक्चर में टेकअप कर लेंगे। आंसर तो हो नहीं, आप पूछो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जो एग्जाम आप दे रहे हो वो हर साल कितने बच्चे देते हैं, और हर साल बहुत सारी जो है टॉप 100 में भी स्टूडेंट्स आते हैं, 200 में भी आते हैं। तो वो सब लोग भी आपके जैसे ही होते हैं, है ना, कि कहाँ पे हम लोग बिल्कुल 100% तैयारी किसी की भी नहीं होती, पर जितनी होती है उतने में उनका वो केपेबल होते हैं कि जितनी हमारी तैयारी है उसके साथ साथ हम बहुत अच्छा स्कोर करके ले जाएं। क्यों? क्योंकि सबका एक कंपैरेटिव एग्जाम है, ऐसा तो है नहीं कि जिसके 100 में से 100 आएंगे वही सिलेक्ट होगा। एक कंपैरेटिव एग्जाम जब होता है जिसमें कि हम कंपेयर करते हैं, एक परफॉर्मेंस जो है वो देखते हैं, तो वो सबके लिए लगभग बराबर ही चैलेंज होता है। तो आपको इस समय पे अपनी तैयारी भी ऐसे रखनी है कि देखो आपके साथ इस समय पे लगभग 14 या 15,000 बच्चे जो है एग्जाम देते हैं ये हर साल। उसमें से भी आप देखोगे तो जो बिल्कुल अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके लिए रूटीन एग्जाम नहीं होता, जो सोच के चलते हैं कि इस साल सिलेक्शन लेना ही है, वो 5,000 होते हैं। उन 5,000 में से भी केवल 2,000 बच्चे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। और सीट्स अगर आप लेके चलोगे तो सीट्स हर साल थोड़ा बहुत कुछ चेंज आता है। तो अगर इस समय पे आपका रैंक जो है टॉप 500, टॉप 800 में भी आता है, तो आपको जो है एक बहुत अच्छा चांस होता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बट आपको हर एक फैक्टर पे ध्यान देना है, कोई फैक्टर आपको मिस नहीं करना है। जहां आपका सिलेबस चल रहा है साथ में आपके क्वेश्चंस भी चलने चाहिए, और क्वेश्चंस आपको जो है हमेशा एक अपने आप को एनालाइज करने के लिए आपको ध्यान देना होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब हमें क्वेश्चंस आते नहीं है क्योंकि हमने टेक्स्ट नहीं पढ़ा तो हम क्वेश्चंस ही नहीं करते। देखो टेक्स्ट किसी का भी 100% नहीं हो सकता, आप पूरी संहिता नहीं रट सकते। जितना आपने किया है उतना ही आपको जो है उतने का ही आपको बहुत अच्छा आउटपुट देना है, और ये कॉन्फिडेंस आपको इस समय पे डेवलप करना है। एक स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी इस समय पे बन जानी चाहिए कि मैं अपने आगे आने वाला जो है एग्जाम वो कैसा दूंगा। और ये आप जितनी बार क्वेश्चंस करोगे उतना आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कर रहे हो, संहिता वाइज क्वेश्चन कर रहे हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन है वो आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। और उसमें भी आपको कई बार स्टूडेंट्स के डाउट ऐसे आते हैं कि मॉडर्न के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। देखो मॉडर्न के क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, बाकी 95 क्वेश्चन तो आपके हाथ में है ना, उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। जो मॉडर्न का थोड़ा बहुत इधर उधर है इट्स फाइन, कोई बात नहीं, बट जो चीज आपके हाथ में है, 95 क्वेश्चंस जो आपके हाथ में है, जो इजी मॉडर्न के हैं, पूरे आयुर्वेद के हैं, उसमें आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है। और इस समय पे आपको बढ़िया जगह सिलेक्शन लेने के लिए 70 से 80 के अंदर आपका स्कोर होना ही चाहिए। और देखो अभी हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज चेंज होती है। जो 2018 का एग्जाम था तो उस समय पे जिस स्टूडेंट के 70 से ऊपर थे उन सबका सिलेक्शन हुआ था। 2019 का एग्जाम कंपैरेटिवली इजी था, तो इस वजह से जो बच्चों के स्कोर जो था वो 75 से ऊपर था, 78 से ऊपर था, उनका शॉर्ट सिलेक्शन था। तो
परसेंटेज लगभग यही 75 to 85 लेके चलनी है कि इतना तो अपना स्कोर बनना ही चाहिए। अगर एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है तो थोड़ा लोअर साइड में आ जाओ, और अगर इजी है तो थोड़ा अपर साइड में, पर हमको इस मार्जिन के अंदर लाई करना है। और आपको जब इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप इस समय पे अगर अपना स्कोर 70 to 80 अराउंड रख रहे हो किसी भी रैंडम पेपर में, कहीं का भी पेपर है, तो आपका ये कॉन्फिडेंस जो है वहां पे भी मेंटेन रहेगा। ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने हो सकता है नहीं पढ़ी हो। कई बार नई नई चीजों के साथ आपका में क्रॉस होते हो कि आप कहीं और के पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको लगा था कि ये तो सूत्रस्थान में से नहीं पूछा जाएगा, पर यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो ऐसे टाइम पे घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, बट अदरवाइज आपने जो चीजें पढ़ी है सब चीजें वहां से आने वाली हैं। बस इम्पोर्टेंट क्या है कि जो चीजें आपने पढ़ी है वो चीजों को आप अच्छे से जो है उसका आउटपुट दे पाओ। ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब कौन रह गया जिससे पूछना है? ये एडमिन आईफोन कौन है ये बताओ मुझे बच्चे। नेक्स्ट टाइम मुझे सबके नाम यहाँ पे डिस्प्ले चाहिए, किसी का सेट का नाम नहीं आना चाहिए, सबके नाम यहाँ पे होने चाहिए, है ना। चलो अब स्टूडेंट्स आप लोग मुझे खुद से बताओ कहीं पे और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी किसी की है कि कैसे किसी चीज को करना है, या कोई भी प्रॉब्लम जो अभी समय पे आपको लग रही हो। मैम मुझे ना रसशास्त्र के जो इतिहास के है ना वो नेम वो हमेशा मैं गलत करती हूँ, वो कभी भी मुझे याद नहीं होती। और दूसरा फार्माकोलॉजी में मुझे ये है कि डोज उसमें पढ़नी है या फिर सिर्फ नेम्स ही पढ़ने हैं कि इसमें सिर्फ नेम क्या क्या आता है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या क्या आता है वैसे ही पढ़नी है, या फिर उनके डोज वगैरह भी करते हैं। देखो बस ये अच्छा आप मतलब देखो यहाँ पे जो इन्होंने क्वेरी पूछी इसमें हमारी दो चीजों के आंसर हो जाएंगे। पहला तो ये कि हमको पता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आयुर्वेद में कौन कौन से आते हैं। रसशास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है, और लैटिन नेम के साथ किसी किसी को प्रॉब्लम होती है अगर आप शुरू से नहीं पढ़ते आए हो तो वो थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, और इतिहास का कुछ एरिया। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है जब भी हम ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट का, कि जो चीजें आपको शुरू से डिफिकल्ट लगती हैं, हमको पता है रसशास्त्र धोखा देने वाला सब्जेक्ट है, आप उसको कितना भी पढ़ लो कहीं ना कहीं में से कुछ ना कुछ चीज छूट जानी है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि रसशास्त्र हमको एक तो रोज पढ़ना है, एक तो आपका वो डेली डोज में कवर होना चाहिए, और दूसरा जो बहुत अच्छा तरीका होता है पढ़ने का वो हम लोगों की आदत थी कि जब हम रसशास्त्र पढ़ते थे तो जैसे मैंने फर्स्ट साइकिल में रसशास्त्र पूरा कवर करना है, तो उस समय पे जो पारिक में आपको एक लिस्ट दी हुई है कि पुष्प जो है ये पर्टिकुलर नेम से कौन कौन से जैसे पर्याय हैं, कुछ सिमिलर पर्याय आपको मिलेंगे, ऐसे आपको द्रव्य गुण मिलेंगे, ऐसे आपको जो है रसशास्त्र में भी मिलेंगे। तो जो रसशास्त्र वाले हैं उनको आप मतलब उनको एक टाइम जो है आप अपना बांध दो कि एक रिकॉर्ड करके रखो उसको, और सामने बुक भी रखो, और आप जो है 15 मिनट सिर्फ वो पर्याय वाला पार्ट ही पढ़ो। 3 दिन पढ़ो लगातार, उसके बाद 3 दिन कुछ और पढ़ लो, फिर 3 दिन दोबारा से वो पढ़ो। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी में वो चीज जो है ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी कि ये चीज यहीं पे ऐसे ही है, और उस चीज में हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे संहिता में हमको पता है इस चीज का यही आंसर, हम पर्टिकुलरली पॉइंट आउट कर सकते हैं, हमको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है संहिता में। पर रसशास्त्र और द्रव्य गुण के साथ ऐसा नहीं होता। अगर उसमें हमारा कॉन्फिडेंस 70-60% भी है, दैट इज इनफ, कोई बात नहीं। इतना भी है हम थोड़ा और इम्प्रूव कर लेंगे, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए। और वो कहाँ से होगा? अगर आपने पारिक में जितना रसशास्त्र और जितना द्रव्य गुण दिया है वो आपने बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है, तो मतलब आपका 50 to 60% कवर हो गया। बाकी 70% आपका कवर होगा आयुर्वेद समुच्चय से। अगर आपने इतने का आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने कर लिया, ओके नो प्रॉब्लम, उतना बहुत है। बस उसको आपको लगातार रिवाइज करना है, उसको मुश्किल समझ के छोड़ नहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, द्रव्य गुण और रसशास्त्र को छोड़ देते हैं ये समझ के कि ये तो होगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि आपने वो अपने आप को पहले ही कॉन्फिडेंस आपने गिरा दिया। अगर आपको क्वेश्चन आता भी होगा तो भी आप नहीं करोगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए जरूर पढ़ो, जितना आपको याद रहेगा उतना अच्छा है, और उतना सबको याद रहता है। देखो हमारे दिमाग की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी में हमें सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है संहिता पे, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स पे, उसके बाद जो बची कुची चीजें हैं उन पे। तो हमेशा ये पिरामिड जो है, आप इंपॉर्टेंस का पिरामिड, ये हमेशा अपने दिमाग में लेके चलो, और यही जो है ये आपको आगे काम आएगा।
ठीक है। दूसरा आपने पूछा फार्माकोलॉजी की डोजेस करनी जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, सारी डोजेस आपको नहीं पढ़नी है। उसमें से पर्टिकुलरली ऐसे ड्रग्स जो कि कॉमनली यूज होते हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव्स आर वेरी कॉमनली यूज, जितने हमारे एनेस्थीसिया वाले ड्रग्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनकी आप डोज करना चाहते हो तो करो, बट इस कंडीशन पे कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी हाइपरटेंसिव्स में कौन कौन से आते हैं। हर एक ग्रेड लेके चलनी है, पहले आप फर्स्ट ग्रेड करोगे जिसमें कि आपको पता होगा कि कौन कौन से एंटी हाइपरटेंसिव है, कौन कौन से जो है डायबिटीज में यूज होते हैं। तो आपको ये चीज पता होगी, नेक्स्ट स्टेज पे जब आपका ये पूरा हो जाए उसके बाद आप डोज पे आना, ठीक है। तो पहले ये कवर करो, फिर नेक्स्ट लेवल पे हमको मूव करना है, एकदम से फाइनल पॉइंट पे जंप नहीं करना। अगर ये कर लिया तो फिर नेक्स्ट मूव कर सकते हो, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? मैम मुझे शलाक्य बहुत भूल जाती है, शालाक्य मतलब भूल जितनी जाते हो? बार पढ़ूं फिर भी भूल जाती है। अच्छा, किसी और का शालाक्य कमजोर है क्या? मैम अष्टांग हृदय का शालक्य थोड़ा, अष्टांग हृदय का पोर्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सुश्रुत का बहुत अच्छे से आ रहा है, उसमें क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो रहा है मेरा, लेकिन अष्टांग हृदय वाला जो शालक्य का पोर्शन है उसमें कुछ कुछ सही हो रहे हैं। जैसे सिम्टम आते हैं तो ज्यादातर सही होता है, लेकिन ट्रीटमेंट में पोर्शन में बहुत डिफिकल्टी होती है। अच्छा, ठीक है। और किसी का शालाक्य का कोई डाउट? अच्छा देखो, शालाक्य में अभी क्या करना है, आपका अभी जो लेक्चर है वो अभी आपका चरक विमान वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। उसके बाद आपका जो है शालाक्य के एक पूरा लेक्चर सीरीज है, उसमें हम सब चीजें डिस्कस करेंगे कि चिकित्सा भेद से कैसे हैं, लक्षण भेद से कैसे हैं। और आप जो कह रहे हो चिकित्सा भेद से आपको डिफिकल्टी आती है, तो देखो आप हमेशा एक आदत बनाओ कि जब भी आप शालाक्य पढ़ते हो तो आपको पता है कुल इतने रोग ही हमको पढ़ने, तो वर्तमगत रोग आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वर्तमगत या संधिगत एक संधिगत रोग का एग्जाम्पल लेते हैं, पुयालस है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको जब आप पुयालस का नाम ले रहे हो तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें आनी चाहिए, कौन सा दोष इन्वॉल्व है, क्या क्या इसके लक्षण बताए हैं, अधिष्ठान कौन सा है, चिकित्सा कौन सी है। भले ही आप शलाक्य एक दिन में पूरा कवर ना करो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट शलाक्य जब भी आप पढ़ रहे हो तो संधिगत रोग वर्तमगत रोग को ऐसे लेके चलना है कि आपके सामने बुक ना खुली हो। पहले आप रोग का नाम पढ़ो, रोग के साथ आप सारी चीजें जो है कवर करो, चाहे आपको टाइम उसमें लगेगा, वो एक्सरसाइज आपके दिमाग की होगी, बट उस टाइम पे अगर आपने वहीं पे सही से लिंक कर लिया तो आपको कभी भी चिकित्सा में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा हमें चिकित्सा में प्रॉब्लम इसलिए ज्यादातर आती है क्योंकि वो बहुत कई चीजों की सिमिलर है। आपको पता है कि भाई इतने ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसमें कि लेखन यूज होता है, इतने ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जिसमें कि वेधन यूज होता है, तो जब हम साथ पढ़ते तो हमको प्रॉब्लम नहीं लगती। बट क्वेश्चन कैसे आने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आने वाला है कि इस पर्टिकुलर रोग में हम कौन सा चिकित्सा कर्म जो है वो यूज करते हैं। तो आप एक दिन संधिगत वर्तमगत करो बैठ के, एक दिन कृष्णगत शुक्लगत करो, और उसमें हर एक डिजीज को अलग लो, एक कॉम्पोनेंट की तरह लो, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। आप जितनी बार उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड करोगे उतनी बार आपको प्रॉब्लम आएगी। और अभी आपका जो एक लेक्चर है मतलब नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं उसमें, और हर एक अधिष्ठानगत रोग पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया है, तो एक बार आप वो भी अटेंड करोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जिन भी स्टूडेंट्स को आप एक चीज भी करो कि जिन भी स्टूडेंट्स को अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे किसी का वीक लग रहा है, किसी को पता है कि जैसे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनका कि निदान स्थान वीक है या विमान स्थान वीक है, तो आप अपने ग्रुप पे पोस्ट करो कि मेरा जो है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, और जिस स्टूडेंट का वो वीक है वो दोनों 2-3 बच्चे बैठ के साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल करके वो 1-1 घंटे में आप रिवाइज करना स्टार्ट करो, 2 से 3 दिन तक रिवाइज करो। और आपको देखो अपने आप जब आप ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ोगे तो अपने आप का जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे ही करते थे, स्टार्टिंग में अपनी अपनी पढ़ाई की, टुवर्ड्स द एंड आके थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो सिर्फ 1 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा ग्रुप स्टडी को दिया, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जिनका कॉमन चीज जो है वीक है ना, जिसका शालाक्य वीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी बोला उनका शालाक्य वीक है, ग्रुप पे आप सब लोग पोस्ट करो कि आज मुझे सबका मैसेज वहां पे चाहिए कि मेरा कौन कौन सा एरिया जो है वीक है। ऐसे करके आपके नंबर्स हैं सबके पास, तो आप आपस में डिसाइड करो कि आज जो है हम ये वाला दिन फिक्स कर रहे हैं, और इसमें 5 से 6 बजे का टाइम है, 6 से 7 बजे का टाइम, हम ये वाला जो टाइम है वो डिस्कशन के लिए रखेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, ठीक है। तो वो अपने आप आपका जो है स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी का कुछ ना कुछ एरिया वीक होता ही है। ऐसा कोई ना कोई टाइम होता ही है जिस समय पे आपने किसी सब्जेक्ट को बहुत फोकस नहीं किया होगा कोई भी रीजन की वजह से, तो वो अभी आपके पास है स्ट्रांग करने का, और ग्रुप डिस्कशन से वो चीजें बहुत अच्छे से जो है सॉर्ट आउट होती हैं। तो आज सब बच्चों को जो है लिखना है माय वीक सब्जेक्ट इज दिस एंड दिस जो भी है, और फिर उसके हिसाब से आप आपस में कम्युनिकेट करके सब लोग जो है वो ग्रुप डिस्कशन के लिए शुरू करें, ठीक है।
और किसी का कोई डाउट? मैम मेरा मैम जो चरक, हेलो, हेलो। हाँ हाँ मैम, वो मेरा जो चरक सूत्र 27 का और सुश्रुत 45 में हमेशा गलत करती हूँ क्वेश्चन, जब भी वहां से आता है। तो कैसे याद करूँ उन सब्जेक्ट्स को? देखो, जो 27 चैप्टर है, ये शायद ध्रुवल ने भी पूछा था ना ये डाउट, इनसे कैसे पढ़ना है। देखो, ये जो है ये 27 है, और जो सारे और सुश्रुत का भी सुश्रुत का भी सुश्रुत का भी 45 है, चैप्टर, और चरक का भी है, और वाग्भट का भी, ऐसे 2 चैप्टर्स आते हैं। बागवट का भी हो। हाँ जी। तो उसमें आपको देखो क्या ध्यान रखना है, उसमें से ना ग्रेडेशंस आती हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो जहाँ पे अब मूत्र का वर्णन तो चरक सूत्र 1 में हो चुका है, तो दुग्ध का वर्णन है वो जी 27 चैप्टर में हमको मिलता है, मधु का वर्णन मिलता है, क्षार का वर्णन मिलता है, लवण का वर्णन मिलता है। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, एक बार आपने ये एरिया कवर किया, नेक्स्ट में आप क्या करो, जितने भी वहां पे जो है, जितने हमारे धान्य बोले हैं, उनके फीचर्स पढ़ना स्टार्ट करो। तो पहले तीनों संहिता से जो है आप चीज कर लो कि मधु के बारे में क्या बोला है, घृत के बारे में क्या बोला है, लवण के बारे में क्या बोला है, क्षार के बारे में क्या बोला है, पहले ये कवर करो। उसके बाद आप धान्य जी पे जी आओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है आप सारे जो मास वर्ग का वर्णन किया गया है कि कौन सा किसमें इन्वॉल्व जी होता है, अनुपान का भी वर्णन जो है आपको कुछ जगह पे उसी चैप्टर में मिल जाएगा, कुछ जगह पे अलग मिलेगा। तो ऐसे करके आप टॉपिक वाइज उसको पढ़ो। और ये पॉइंट्स भी ऐसे है कि बहुत सारा कंटेंट है इनमें, तो हम एकदम इनके अंदर ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको एक 1 to 1 श्लोक याद हो उसका, वो हमको नहीं करना है। हमें जितना हो सके कम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी लेके आनी है। तो इसके लिए आप ऐसे ग्रेड वाइज करते रहो कि पहले ये चीजें कवर कर ली, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट उसमें मूव करते रहो, तो वो अपने आप आपको जो चीजें हैं वो ध्यान रहेंगी। और हो अगर आपको और भी डिफिकल्ट लगता है, तो हो ही सकता है कि आप जो है नेक्स्ट उसमें एक डाल दो, तो हम एक लेक्चर जो है वो इसका कंडक्ट कर लेंगे कि कैसे जो है आप चीजों को इसको रिवाइज कर सकते हो। वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम जो है उसको शेड्यूल में ले सकते हैं, ठीक है। तो वो वहां से आपका और जी क्लियर हो जाएगा। पर अभी तक आप जितने जो आपको पॉइंट्स बोले वो सारे अच्छे से आप कवर करना स्टार्ट करो, ठीक है। ध्रुवल, आप बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ मैम, एमसीक्यू जब सॉल्व कर रहे हैं तो जो हम्म प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा स्कोर होता है, मतलब 70-75 तक सही हो रहे हैं। लेकिन जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, या फिर मतलब जो किसी एग्जाम के पेपर नहीं है वैसे ही पेपर है, तो उसमें क्या कई बार बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब नहीं आते हैं जनरली फाइनल एग्जाम में। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करना है या नहीं, उसको मतलब कंसिडर छोटा, करना है या नहीं करना है? देखो एक चीज आपको देखनी है, जो मॉडल टेस्ट पेपर आयुर्वेद समुच्चय में दिए हैं वो बहुत वो जो जिन सर ने वो बनाए हैं वो एक संहिता के सर रहे थे, एक और जो जिन्होंने की वो क्वेश्चंस डिजाइन किए थे, तो इसीलिए उनका डिफिकल्टी लेवल पीएचडी लेवल का है। तो जितने मॉडल टेस्ट आपको समुच्चय के हैं वो आप कुछ हद तक छोड़ सकते हो, वो मैं नहीं बोलूंगी कि वो एकदम 100% आप करके जाओ। बट अदरवाइज देखो, अगर आप जब भी कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हो तो आपको एक चीज देखनी है वो कौन से टॉपिक से आ रहा है। अगर वो चरक सूत्र 27 से है, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपको जो है ऐसे किसी टॉपिक से आ रहा है, जैसे द्रव्य गुण से आ रहा है, तो उसको आप ध्यान नहीं दोगे। बट ऐसा क्वेश्चन अगर चरक सूत्र से आ रहा है, विमान से आ रहा है, निदान से आ रहा है, तो उसको आप फोकस करोगे, ठीक है। तो हमेशा उसका अधिष्ठान देख लो कि कहाँ पे है वो, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। और कई बार जो है अगर बहुत डीप क्वेश्चंस होते हैं तो उनपे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको उसी टाइम पे याद जरूर कर लो कि अच्छा ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये मैंने कर लिया। बट जितने भी इजी क्वेश्चन है, पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जितने इजी क्वेश्चन है पहले वो मेरे सही हो, उसके बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो भी सही कर पाऊं। तो हमेशा इस लेवल को आपको मेंटेन करते हुए चलना है। तो बहुत घबराना नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के। डिफिकल्ट क्वेश्चन परसेंटेज उनकी रहती है 10 to 20%।